बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2018 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है उसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुका हूँ। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो उसकी प्ले लिस्ट में फ़ोल्डर है, वहाँ आपको मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अ बिज़नेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक बिज़नेस है, उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। कहता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑन 1 मार्च $3,950 डेबिट बैलेंस। सेल्स लेजर क्या होता है? बेसिकली सेल्स लेजर ये होता है कि जब आप कस्टमर का, अपने जो कस्टमर हैं उनका जो लेजर बना रहे होते हैं, आप इंडिविजुअली बना रहे होंगे तो वो सेल्स लेजर कहलाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल का मकसद है कि अगर सबको मिला के आप टोटल अगर लेजर बना रहे हैं सारे कस्टमर के बैलेंसेस का एक ही जगह, तो उसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। आई गिव यू द एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल गैस कंपनी। अगर गैस कंपनी जो होती है उसके उसके मिलियंस में कस्टमर्स होते हैं, इन कस्टमर आपके घर पे बिल भी आता होगा गैस कंपनी का, तो इंडिविजुअल अकाउंट्स वो कंपनी आपके पास अपने पास मेंटेन करती है। लेकिन ये अगर मिलियंस कस्टमर्स को उठा के मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठा हुआ हूँ और मैं फिर इन सबको इंडिविजुअल देखूं तो बहुत ही एक मतलब ठीक ठाक किस्म का फसाद हो जाएगा और टाइम बहुत लगेगा। तो इसके लिए करते ये हैं, अकाउंटिंग में ट्रिक होती है कि इन सबको कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर एक कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, जो इन सब के बैलेंसेस जो हैं वो एक जगह एक्यूमुलेट होकर आ रहे होते हैं। उससे एक फ़ायदा ये भी होता है, एक तो फ्रॉड के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है कि जो लोग इंडिविजुअल कस्टमर्स बना रहे हैं और जो कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं उनके दरमियान डॉक्यूमेंट्स भी रिव्यू हो रहे होते हैं। तो किसी पॉइंट में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो कंट्रोल अकाउंट्स के स्टेज पे जाके अगर वो टाईबैक नहीं हो रहा है तो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जो टोटल तमाम कस्टमर्स का मिला के जो अकाउंट्स बनता है, जो मेंटेन करती है, उसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं क्रेडिट सेल्स आपको बताता है जो कस्टमर्स को हमने टोटल, जो तमाम कस्टमर्स को हमने जो सेल्स करी वो $92,600 की करी। कैश सेल्स भी हमने करी, जो नगद माल बेचा। रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जो क्रेडिट कस्टमर्स थे उनसे पैसा हमें रिसीव हुआ। डिस्काउंट अलाउड, कुछ हमने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिए। और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो फिर हमने अपने सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव्ड किए। रिटर्न इनवर्ट्स का मकसद है कि हमारे कस्टमर्स ने हमें माल वापस कर दिया, जिसे हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, और ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। रिटर्न आउटवर्ड का मकसद है कुछ माल हमने वापस करा अपने सप्लायर को। कहता है व्हाट वाज द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑन 31 मार्च, के 31 मार्च को सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बताएं। तो देखिए, अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बनाने जा रहे हैं, तो कैश सेल्स को आप टिक कर दें, इसका लेना देना कुछ नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड को आप टिक कर दें, इसका लेना देना कुछ नहीं है। और रिटर्न आउटवर्ड्स को टिक कर दें कि ये तीन चीज़ें वो हैं जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं जाएंगे। अब अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हम उठा के सिंपल ये करें कि इसका लेजर बना लें, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आपको पता है डेबिट साइड पे आ जाएगा 3950। ये क्रेडिट सेल्स जब आप करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को आप क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट सेल्स का मकसद है कि आपने 92,600 से ट्रेड सेल्स लेजर को डेबिट किया होगा। सेल्स लेजर मीन्स ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री आपको पता है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो ये डेबिट हो गया। रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 73,000 रिसीव जब करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो ये 73,900 से आपने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आ जाए डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड को आप क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री आपको पता है कि ये आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि ये पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये 5,700 की जो रकम है इसको भी आप क्रेडिट साइड पर लिखते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के। और जो रिटर्न्स इनवर्ट्स आप देख रहे हैं, ये रिटर्न्स इनवर्ट्स का मकसद है सेल्स रिटर्न डेबिट और रिटर्न्स इनवर्ट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये 15,200 से इसको भी क्रेडिट कर दें। तो ये कुछ आपके डेबिट हो गए, कुछ क्रेडिट हो गए, और आपको पता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो ज़रा टोटल करके देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना है। ये डेबिट साइड का टोटल है 3950 प्लस 92,600। तो ये आ गया 96,550
इसमें से ये क्रेडिट साइड पर जो 3 बैलेंस हैं माइनस कर दें, 73,900 एक माइनस कर दें, इसमें से 5,700 एक माइनस कर दें, 15,200 एक माइनस कर दें, तो 1750 का बैलेंस आता है। बैलेंस 1750, ये 1750 एंडिंग बैलेंस है। 96,500, तो 96,550 आपको पता है डेबिट साइड पर था और क्रेडिट साइड के ऊपर कम बैलेंस था। तो जो बैलेंस था वो जितना भी डिफरेंस है एक्चुअली यही सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का एंडिंग बैलेंस है। सिंपल कंसेप्ट आपने लेजर की मदद से बनाया है इसको कि डेबिट और क्रेडिट आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था वो डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा, आपको पता है। जो माल बेचा था वो भी डेबिट साइड के ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल को आप डेबिट करेंगे। जो पैसा आया उससे ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। जो डिस्काउंट आपने दिया उसकी वजह से भी ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। जो माल वापस आया उसकी वजह से भी ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। जो डिफरेंस आया वो बैलेंस है। और अगर हम अपनी चॉइसेस के अंदर देखें तो जो 14 चॉइस है उसमें 1750 आपको उसने दिया हुआ है। चॉइस ए जो है वो देखें उसके अंदर 1750 आपको नज़र आ रहा है। तो ए चॉइस जो है वो आपकी 1750 जो है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो राइट चॉइस है। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये कंसेप्ट आपका क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट किसे कहते हैं, कौन कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं। कंफ्यूज करने के लिए उसने 3 चीज़ें आपको दी हुई थी, वो आपने हटा दी। बाकी सिंपल डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट हैं, उससे आपने एंडिंग बैलेंस निकाल लिया। तो ये आपका पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है जेम्स वॉज लेट पेइंग एन इनवाइस इशूड बाय हेनरी। हेनरी जो था उसने कुछ माल बेचा था और माल बेचने के बाद में उसकी पेमेंट करनी थी, लेकिन जेम्स क्या कर रहा है कि इसकी लेट पेमेंट करता है। हेनरी चार्ज जेम्स इंटरेस्ट ऑन द ओवर ड्यू अमाउंट के हेनरी ने क्या करा फिर, क्योंकि लेट पेमेंट आ रही थी, उसने फिर उसे चार्ज किया इंटरेस्ट कि जितनी भी ओवर ड्यू अमाउंट है कि जो वो पैसे नहीं दे रहा है उसके ऊपर उसने कुछ परसेंटेज लगा के उसने कहा भाई अब ये मज़ीद पैसे भी आपको देने हैं। ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल की तरफ या गैस के बिल की तरफ लेके या PTCL के बिल की तरफ लेके जाता हूँ। आप देखें होता है क्या है, ये गैस कंपनी का, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का बिल आता है और किसी महीने अगर आप वो बिल पे ना करें तो एक तो उसके ऊपर लिखी हुई होती है अमाउंट विद इन ड्यू डेट, कि अगर आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर देंगे तो ये अमाउंट होगी। एक लिखा होता है कि आफ्टर ड्यू डेट, कि अगर भाई आपसे ड्यू डेट मिस हो गई तो वो कुछ पैसे चार्ज करता है आपको। क्या करता है, आपको चार्ज करता है, और अगर वो डेट गुजर जाती है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी पड़ती है। अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आपका आ गया, अगर टाइम के ऊपर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो एक इंटरेस्ट आपसे लेता है और आपसे वो पैसे रिसीव करता है। तो जब आपसे वो पैसे रिसीव करेगा तो वो क्या एंट्री पास करेगा, वो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, आपके अकाउंट को डेबिट कर देगी और एक तरीके से उसकी सेल्स बढ़ जाएगी तो फिर वो सेल्स को क्रेडिट कर देगी उठा के, क्योंकि उसको तो पैसा मिल ही रहा है ये। तो आपके अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट इनकम के अंदर शो कर देगी, लेट पेमेंट के अंदर से अदर इनकम में आ जाएगी कि भाई ये माल बेचा था इसके ऊपर ये पैसा नहीं, एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है। तो उसकी अदर इनकम के अंदर आप इंटरेस्ट इनकम के अंदर कंपनी LPS लेट पेमेंट सरचार्ज के नाम से भी जो है एक अकाउंट खुल जाता है कि वो पेमेंट आ रही होती है और वो अदर इनकम के अंदर इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो होती है। तो मुख्तसर ये है कि आपके अकाउंट को डेबिट करेगा। तो देखें क्या कहता है, विच एंट्री वुड ही मेड इन द हेनरीज कंट्रोल अकाउंट, वुड बी मेड इन हेनरीज कंट्रोल अकाउंट। हेनरी का जो कंट्रोल अकाउंट जब बना रहा होगा तो वो एंट्री क्या पास करेगा, क्रेडिट परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट लेजर का तो मसला लेना देना ही नहीं है हेनरी के लिए, तो ये कस्टमर है। सेल्स लेजर की बात होगी, क्रेडिट सेल्स लेजर क्रेडिट भी नहीं करेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे ही पैसे लेने हैं तो हेनरी तो फिर जेम्स को डेबिट करेगा ना, जब डेबिट करेगा उसके ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करेगा। तो फिर ज़रूरी है कि इसकी रिकॉर्डिंग के लिए वो जेम्स को डेबिट करे, और जेम्स का मकसद है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। तो डेबिट परचेजेस लेजर ये भी गलत है। डी में कहता है अलबत्ता कि डेबिट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये राइट चॉइस है। मैंने आपको लॉजिक भी समझाई कि लेट पेमेंट सरचार्ज रिसीव करेगा
जो हेनरी है वो जेम्स से ये पैसे रिसीव करेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करे जेम्स के। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अगर डेबिट हो जाएगा टोटल तमाम कस्टमर में जेम्स भी शामिल है, तो वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देगा, एलपीएस इनकम या इंटरेस्ट इनकम को जो है वो क्रेडिट कर देगा। तो ये आपकी 15 जो क्वेश्चन है उसमें डी चॉइस जो है वो आपकी सही है। लॉजिक मैंने आपको समझाई। इलेक्ट्रिसिटी के बिल को जहन में रखिएगा, ड्यू डेट को जहन में रखिएगा, और ड्यू डेट के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको एलपीएस लेट पेमेंट सरचार्ज की पेमेंट करनी पड़ती है, और ये आप ही पेमेंट करते हैं। तो इसका मकसद हुआ कि आपका अकाउंट डेबिट करेगी गैस कंपनी अपने पास और एलपीएस इनकम को क्रेडिट करेगी। आगे आ जाते हैं 16 में कहता है डेनिस रन्स अ बिजनेस, कि डेनिस जो है वो एक कारोबार चलाता है। बट दो डिपार्टमेंट्स हैं उसके बिजनेस के। वन सेलिंग कारपेट्स, एक में वो कारपेट बेचता है, एंड वन सेलिंग फर्नीचर, और एक के अंदर उसका फर्नीचर बिक रहा होता है। टोटल सेल्स वर $210,000। टोटल जो सेल्स थी वो $210,000 की थी, ऑफ विच 60% रिलेट टू द कारपेट डिपार्टमेंट। 60% जो है वो कारपेट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता था। तो मैं अगर आसानी के लिए $210,000 इसका 60% जो है रिलेट करता है कारपेट से, तो मैं इसका 60% अगर निकाल लूँ तो कितना बनेगा? $210,000 का 60% $126,000 बनता है। ये 126 कारपेट, ये कारपेट डिपार्टमेंट का जो सेल्स है वो $126,000 आ गई। कहता था टोटल ग्रॉस प्रॉफिट वाज $54,000, कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो है $54,600 था, ऑफ विच 60% रिलेट टू द फर्नीचर डिपार्टमेंट, और 60% का ताल्लुक जो है वो फर्नीचर डिपार्टमेंट से था। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो 40% था उसका ताल्लुक किससे होगा? अगर 60% फर्नीचर है तो 40% जो है वो फिर कारपेट हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो 54,600 मल्टीप्लाइड बाई 60% अगर फर्नीचर का है तो 40, क्योंकि 100 होते हैं तो 40% कारपेट का होगा। तो अगर मैं 54,600 का 40% निकालूं तो 21,840, ये ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो है कारपेट का ये आ गया। और अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि सेल्स मेरी है 126,000, इसमें से माइनस कर दूँ मैं 21,840, तो 104,160 ये कारपेट डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। देखिए पूछ भी रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ द कारपेट डिपार्टमेंट। इसने पूछा क्या है? कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइए, कारपेट डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। मैंने आपको देखिए लिखकर बताई 104,160। देखें चॉइस डी अगर आप देखेंगे तो 104,160 उसने चॉइस डी में दी हुई है, तो आपकी चॉइस डी जो है वो करेक्ट है। लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज दैट कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि यार कौन सी परसेंटेज किससे रिलेट करती है। डेनिस जो है अगर दो डिपार्टमेंट है, से फॉर एग्जांपल सपोज योर सेल्फ यू आर डेनिस, इफ़ यू आर डेनिस और आप अगर बिजनेस चला रहे हैं, दो डिपार्टमेंट हैं आपके, अगर 60% जो माल आप बेचते हैं वो कारपेट डिपार्टमेंट का बिका, तो आप सबसे पहले कारपेट डिपार्टमेंट की सेल्स निकाल लें। टोटल सेल्स दी हुई है $210,000, उसका 60% सिंपल अप्लाई करके सेल्स आ जाएगी आपके पास कारपेट की। सेल्स के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट उसने टोटल बिजनेस का बता दिया $54,600, उसमें कहता है 60% फर्नीचर का है। तो आपको पता है टोटल परसेंटेज होती है 100, उसमें से 60% अगर फर्नीचर डिपार्टमेंट का है तो हाई डिपार्टमेंट दो, एक में फर्नीचर बिक रहा है, एक में कारपेट बिक रहा है। तो 60% अगर फर्नीचर का है तो 40% ग्रॉस प्रॉफिट किसने कमाया? कारपेट ने कमाया। आपने 54,600 का 40% निकाला, 21,840 आ गया। तीसरी लॉजिक आपको पता है कि अगर आप सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। जैसे अगर सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर सेल्स में से आप प्रॉफिट को माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया।
और ये चॉइस डी आपकी इसमें करेक्ट हो गई। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। 17 में कहता है विच इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये बताइए इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। देखिए कुछ एसेट्स होते हैं टेंजिबल, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ये सब टेंजिबल हैं, यू कैन टच देम, आप उन्हें टच कर सकते हैं। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो होते तो एसेट्स हैं लेकिन वो इंटेंजिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड यू हैव बीन रनिंग अ बिजनेस, कोई बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो उस बिज़नेस की कोई रेपुटेशन के अंदर कुछ इंटेंजिबल चीज़ें भी होती हैं। इंटेंजिबल चीज़ें कैसी होती हैं, लाइक जैसे आप अगर आप मैकडोनल्ड में जाते हैं तो मैकडोनल्ड के अंदर बर्गर नहीं मिलता। मैं जुमला दोबारा कह रहा हूँ, बर्गर नहीं मिलता का मकसद है कि सिर्फ बर्गर नहीं मिलता, बल्कि उसका एक एटमॉस्फेयर है, कर्टेसी है। आप अंदर जाएंगे आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, कर्टेसी मिलेगी, वो लोग जो आपको सर्व कर रहे हैं वो बड़े कर्टियस स्टाइल के अंदर आपसे बातें करेंगे। यू गेट द फीलिंग, आपको वहाँ जाके फीलिंग आती है। अब ये बर्गर जो है, ये सिर्फ बर्गर तो और जगहों के ऊपर भी बिक रहा है, लेकिन उसकी जो गुडविल है मैकडोनल्ड की, कि व्हेन यू एंटर इनटू मैकडोनल्ड तो आपको एक फीलर जो आ रहा है किसी वहाँ पहुँचकर, ये फीलर जो है ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ के लोग, खाना तो वहाँ का बहुत अच्छा है लेकिन लोग वहाँ के अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या दोबारा जाएंगे उस रेस्टोरेंट के अंदर? आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रीट सही तरीके से नहीं किया गया। ये इंटेंजिबल एसेट्स है उस बिज़नेस का। किसी बिज़नेस की लोकेशन बहुत अच्छी है, शॉपिंग सेंटर के अंदर एक जगह कोई दुकान है, लेकिन आप दुकान पे चीज़ें तो बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन आप गाड़ी लेकर गए या वहाँ पर आप गए तो आप हैसल का शिकार हो गए, आपकी गाड़ी की पार्किंग नहीं मिल रही है, मिली तो फिर चोरी हो गई। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आप जाएंगे दोबारा? आई थिंक कोई रेशनल आदमी दोबारा नहीं जाएगा। ये लोकेशन, ये एफर्ट्स, ये तमाम कर्टेसी, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं और इसे फिर हम गुडविल कहते हैं। और जब कोई बिज़नेस ख़रीद व फ़रोख्त हो रही, लाइक पार्टनरशिप के अंदर आपने देखा कि नया पार्टनर अगर आता है तो फिर गुडविल रिकॉर्ड होती है। बिज़नेस परचेज़ अगर आप कर रहे होते हैं तो उसमें भी गुडविल आती है। तो बिल्डिंग तो टेंजिबल है, देखें नज़र आ रही है, तो टेंजिबल एसेट्स है। इन्वेंट्री को भी आप टच कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आल्दो टेंजिबल है, मकसद ये नहीं है कि नज़र में छू रहे हैं आप उसे, लेकिन आपको पता है कि ये पैसा वो है जो कस्टमर से रिसीव करना है। माल बेचा था, जो टेंजिबल था वो बेचा, तो ये पैसा रिसीव करना है, इसलिए ये भी इंटेंजिबल नहीं है। गुडविल अलबत्ता, ये मैंने अभी समझा के आ रहा हूँ कि गुडविल है ये जो आप क्रिएट करते हैं किसी बिज़नेस में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट होती है, ये एसेट्स होती है। और ऐसे एसेट्स जो अनटचेबल हों और वो आपको बेनिफिट्स भी पहुँचा रहे हैं, लोकेशन आपको बेनिफिट्स पहुँचा रही है, ये कर्टेसी आपको बेनिफिट्स पहुँचा रही है, तो ये सब इंटेंजिबल और गुडविल आपके इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में बी पार्ट आपका सही हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 17 में बी कह सकते हैं। उसके बाद 17 के बाद फिर हम 18 में आते हैं। बिजनेस हैज़ नो करंट लाइबिलिटीज़, के एक बिजनेस है उसकी कोई नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है। व्हाट इज़ एडेड टू द नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या चीज़ को ऐड करें इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ कैलकुलेट करें? तो देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का तरीके 2-3 होते हैं। एक तो ये होता है कि जो कैपिटल है उसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को आप ऐड कर दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो चीज़ें आपको पे ऑफ करनी होती हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती हैं, कैपिटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़। या फिर एक तरीका इसका ये भी होता है कि एसेट्स में से माइनस कर दें आप करंट लाइबिलिटीज़ को, तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाता है। क्योंकि एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। तो एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करने का तरीका ये है। और वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो ये वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो अब वर्किंग कैपिटल अगर उसने दिया हुआ था कि करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर करंट एसेट्स को आप ऐड कर भी देंगे तो फिर करंट लाइबिलिटी का इम्पैक्ट तो नहीं आया है, इसलिए ये इनकरेक्ट चॉइस है। करंट लाइबिलिटी के अंदर नॉन करंट को फिर करंट एसेट्स नहीं आएगा, ये भी इनकरेक्ट है। ऑनर्स कैपिटल, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अलबत्ता डी चॉइस जो आपको नज़र आ रही है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट एसेट्स में से अगर आप करंट एसेट्स को प्लस कर दें और करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो नॉन करंट एसेट्स में अगर आप वर्किंग कैपिटल से जो अमाउंट आई है उसको आप ऐड कर दें तो फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर वी कैन सेफली से कि डी चॉइस हमारी जो है
वो सही है। क्योंकि देखिए नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स पता है ना आपको दो हिस्सों से मिलकर बनते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या ऐड करें, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें। जैसा कि मैंने बताया कि एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो भी कैपिटल इम्प्लाइड आ जाता है। तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, जो अमाउंट आएगी वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्लस कर दें, तो भी आप कैपिटल इम्प्लाइड तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में डी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं एलन्स इन्वेंट्री कंसिस्टेड द फॉलोइंग, कि एलन के पास ये इन्वेंट्री थी, क्वांटिटी ये 100 क्वांटिटी थी, लार्ज टी शर्ट्स का ये कारोबार करते हैं, इसकी लार्ज टी शर्ट्स थी और स्मॉल टी शर्ट्स थी। तो लार्ज टी शर्ट्स की क्वांटिटी 100 है और कॉस्ट पर यूनिट जो है 5 है और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। देखिए लोअर ऑफ कॉस्ट, आपको इन्वेंट्री के अंदर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो या तो कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड, लोअर ऑफ कॉस्ट, या तो कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए या रियलाइजेबल वैल्यू, जो बिकेगा, जितने में बिकना है उसको, कि कितना रियलाइज होगा। इन दोनों में से जो लोअर होती है उसको हम लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल आप याद रखिएगा इन्वेंट्री के अंदर, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट। अब इन दोनों वैल्यू में कंपेयर करें, ये 100 कॉस्ट है, कॉस्ट $5 की है, जबकि बिक रही है 7 में। तो लोअर कौन सी है, 5 है, हम 5 को ले लेते हैं। इस 100 यूनिट्स को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट $500। ये 20 पे आ जाते हैं स्मॉल पे। इसकी कॉस्ट जो है 5 है, लेकिन इसकी वैल्यू मार्केट के अंदर कम है $3 की। तो जो कम है, कौन सी कम है, 3 कम है। तो 20 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ये 60 आ जाएगा। दोनों को प्लस करें, 560 आ गया। देखिए ए के अंदर 560 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री? तो 19 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि ए चॉइस हमारी सही है। क्यों सही है? इस प्रिंसिपल के तहत। प्रिंसिपल क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर आई मीन टू से, जो लोअर होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो टी शर्ट, लार्ज टी शर्ट के अंदर तो कॉस्ट हमारी कम थी, $5 7 के मुकाबले में, और जो स्मॉल है उसमें 5 और 3 के कंपेयर जब करा तो फिर सेलिंग प्राइस कम थी, उस पर रिकॉर्ड किया हमने। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, विच आइटम इज क्रेडिटेड इन पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट, के पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट आइटम क्रेडिट होगा। देखिए पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर मेरे पार्टनरशिप पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, एएस लेवल की अकाउंटिंग के मैंने कई पेपर्स कराए हैं, अगर वो जाकर आप देखेंगे। तो आपसे बहुत सब कुछ तो नहीं है जो आप ओ लेवल में है, लेकिन आपको बहुत कुछ, अगर कुछ लेक्चर्स देख लें तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब फर्दर ये कि ओ लेवल के जो पास्ट पेपर्स हैं वो मैंने बहुत तादाद में कराए हैं। उसके अंदर पार्टनरशिप के पेपर 2 में भी जो सवाल आए हैं वो भी मैंने पूरे कराए हैं। उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हुए हैं, MCQs आए हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी से हो जाएगा। बहरहाल मैं मुख्तसर यहाँ भी आपको बताता हूँ कि पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मकसद है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है बिजनेस से, उसको पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट करते हैं। पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या होता है कि पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है और डेबिट कौन सा होता है? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पे करना है, तो इसकी वजह से तो जो चीज़ें पे करनी होती हैं याद रखिएगा, या जो पे हो रही हैं उनकी वजह से पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जो चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं उनकी वजह से क्रेडिट हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो लोगों ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पार्टनर्स ने ड्राइंग अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो पैसा निकाला उस पर वो इंटरेस्ट पे करेंगे बिजनेस को। ये देखें, ये क्रेडिट करेंगे आप। ये पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसका मतलब है? बिजनेस में ये पैसा आ रहा है। आप सिंपल लॉजिक समझें कि बिजनेस में अगर पैसा आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और बिजनेस से पैसा जाएगा तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, पार्टनर्स की ड्राइंग, पैसा जा रहा है बिजनेस से, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स को सैलरीज देंगे तो डेबिट हो जाएगा, अलबत्ता पार्टनर्स पैसा देंगे अपनी ड्राइंग के ऊपर बिजनेस को। तो चॉइस भी 20 के अंदर हमारी सही हुई। 21 में आते हैं, Y and Z formed a partnership and agreed to share profits equally.
कि वाई एंड जेड ने एक पार्टनरशिप बनाई है और वो इस बात पे एग्री हुए हैं कि प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे। वाई डिपॉजिटेड 30,000 इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, वाई ने 30,000 रुपीज़ बिजनेस में लगाए। जेड इंट्रोड्यूस ए मोटर व्हीकल, जेड ने एक मोटर व्हीकल लेकर आया अपने साथ $15,000 की एंड गुडविल ऑफ $15,000, और गुडविल भी लेकर आया $15,000 की। तो कहता है हाउ शुड दीज ट्रांजेक्शन्स बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर ये ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड होंगी। यू आर द अकाउंटेंट ऑफ वाई एंड जेड, कि पार्टनरशिप के आप अकाउंटेंट हैं, आप देखें आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास एक तो बैंक आ रहा है जो वाई ने आपको दिया, कितने से आ रहा है, 30,000 से आ रहा है, प्लस मोटर व्हीकल भी आपके पास आ रही है 15,000 से जो जेड लेकर आ रहा है। फर्दर उसके गुडविल भी है क्योंकि उसकी रेपुटेशन है इस बिज़नेस के अंदर, उसकी वजह से भी कस्टमर्स आएंगे। तो 15,000 ये है। जो वाई का कैपिटल है वो कितना है, वो 30,000 से आप क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसके 30,000 है। और जेड जो है वो दो चीज़ें लेकर आया है, एक गुडविल है उसकी और एक जो है मोटर व्हीकल है, तो उसका कैपिटल 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो देखें अगर एंट्री नंबर ए में आप देखें तो बैंक डेबिट 30,000 से, हमने भी यही किया था, गुडविल 15,000 से, मोटर व्हीकल 15 से, और वाई का कैपिटल 30,000 से और जेड का कैपिटल 30,000 से। चॉइस ए हमारी जो थी, जो हमने भी एंट्री करके समझा, तो 21 में चॉइस ए जो है वो आपकी राइट चॉइस है। और अब वो लॉजिक आपकी समझ आ गई। बाकी में तो देखें उल्टी सीधी बातें वो कर रहा है, कैपिटल की अमाउंट भी देखें हर जगह सेम आ रही है, कहीं वो डेबिट क्रेडिट उल्टे सीधे कर रहा है, और हमने समझ लिया तो चॉइस ए हमारी सही होती है। 22 में आते हैं। अ बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक बिजनेस ने यह इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, कहता है रेवेन्यू $100,000 का है और ग्रॉस प्रॉफिट $20,000 का है। कहते हैं व्हाट वाज द परसेंटेज मार्कअप, मार्कअप की परसेंटेज कितनी है। तो मार्कअप की परसेंटेज निकालने के लिए पहले मार्जिन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैसे निकलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रख दें, ये इसका फार्मूला होता है, और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दें। रेवेन्यू 100,000 का है और 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखें, रेवेन्यू को नीचे रखें, मल्टीप्लाइड कर दें 100 से, देन यू गेट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। तो 20,000 को आपने डिवाइड किया 100,000 से एंड मल्टीप्लाइड किया 100 से, तो यू गेट 20%। ये ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ गई। जब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ जाए तो फिर इसको कन्वर्ट कर दें मार्कअप में। मार्कअप में कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो परसेंटेज आई है इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख दें। तो 20/100 आ जाएगा फ्रैक्शन। अब में 21 और 24 टाइम्स 100 ये आपके पास आ गया 1/4। ये 1/4 जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म पे आया तो सिंपल एक काम ये करें, 1/5 आ गया, बल्कि सॉरी 25 टाइम्स 100, तो 1/5 ये आपके पास जब फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर 1/5 आ गया तो सिंपल ये करें कि इसमें से माइनस कर दें 1, जो आपका डिनोमिनेटर है नीचे की तरफ, न्यूमरेटर ऊपर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नीचे है, तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसको आप क्या करें, इसके अंदर से माइनस कर दें 1। जब आप इसके अंदर से माइनस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 यू गेट 25%। तो 25% आपके पास मार्कअप आ गया। चॉइस बी के अंदर 22 में उसने आपको दिया हुआ है, 25% निकाल लें। तो मार्कअप से मार्जिन निकालने के लिए अगर आप मार्जिन से मार्कअप निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन में जो भी आपके पास सिंप्लीफाई करके आए उसमें से 1 माइनस कर दिया करें, और अगर आप मार्कअप से मार्जिन निकाल रहे हैं तो उसमें प्लस कर दिया करें। बस इतना सा है। मार्कअप एंड मार्जिन के ऊपर, मार्कअप रेशो के ऊपर मेरे पूरे लेक्चर भी मौजूद हैं, अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत डिटेल्ड से मैंने ये पढ़ाया है, वो सब आपको क्लैरिटी से आ जाएगा समझ में। उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। ये यहाँ समझ में आ गया। 23rd के अंदर आते हैं। अ ट्रेडर डजंट कीप ए फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एक ट्रेडर जो है वो फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखता। ये सिंगल एंट्री स्मॉल ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, ये पूरा डेबिट एंड क्रेडिट करें, तो वो फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखता है। हाउ कैन ही कैलकुलेटेड क्रेडिट सेल्स, वो अपनी क्रेडिट सेल्स कैसे कैलकुलेट करता है। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर के अंदर वो ऑर्ड बाय कस्टमर। अब देखें इसके अंदर हम एक सिंपल कंसेप्ट समझते हैं कि अगर मैं इसका ट्रेड रिसीवेबल
का मैं लेजर बना लूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे ओपनिंग बैलेंस $50,000 का है, ये दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। फ़र्ज कर लेते हैं इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो माल पैसा मुझे रिसीव्ड होगा कस्टमर से, उससे मैं क्या करूँगा, बैंक की वजह से मैंने क्रेडिट कर दिया $10,000 का जो है वो क्या हुआ, मुझे पैसा मिला। आई रिसीव चेक फ्रॉम माई कस्टमर्स। उसके बाद क्या हुआ, बैलेंस CD एंडिंग बैलेंस वो $70,000 का फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरा एंडिंग बैलेंस है। कितना हो गया, $70,000 एंडिंग बैलेंस के अंदर मैंने इसको रिसीव किया, कितना आ गया $80,000। यहाँ कितना है 50,000। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फिर सेल्स कितनी आ गई 30,000। इसका मकसद है मैंने 30,000 का माल क्रेडिट पर बेचा। हैव यू गॉट माई पॉइंट। जब हम माल बेचते हैं क्रेडिट तो क्या एंट्री पास करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो सिंपल अगर मैंने लेजर से समझा तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा एंडिंग बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस के अंदर जो मेरा पैसा रिसीव हुआ उसे प्लस कर दूंगा। ये देख रहे हैं, ये पैसा मैंने रिसीव किया था 10,000, ये एंडिंग बैलेंस था मेरा। एंडिंग बैलेंस के अंदर क्या करूँगा, चेक रिसीव्ड को प्लस करूँगा और इसमें से माइनस कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस को, तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। लेजर का कंसेप्ट है, पहला चेक करते हैं, चेक रिसीव्ड के अंदर से प्लस क्या कर रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर से ओड बाय कस्टमर एट स्टार्ट ऑफ ईयर। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स के अंदर एंडिंग बैलेंस को प्लस किया था हमने, तो ये चॉइस ए इनकरेक्ट हो गई। बी में कहता है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर में प्लस कर देगा ओड बाय कस्टमर एट स्टार्ट ऑफ ईयर। स्टार्ट ऑफ ईयर का नहीं, एंड का होगा। सी कहता है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर के अंदर से माइनस कर देगा ओड बाय कस्टमर एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। ये बिल्कुल सही है क्योंकि माइनस करेगा और प्लस कर देगा ओड बाय कस्टमर एट एंड ऑफ ईयर। तो सी चॉइस हमारी अगर हम देखें तो ये सही कह रहा है क्योंकि चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर में से ओपनिंग को माइनस कर दिया और एंडिंग को प्लस कर दिया। तो अगर हम 23 के अंदर देखें तो 23 के अंदर हमारी सी चॉइस जो है वो फिर सही हो जाती है। तो 23 के अंदर और सी चॉइस कैसे करेक्ट हुई, मैंने आपको पूरा लेजर बना के समझाया है कि जब पैसा आएगा तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, एंडिंग बैलेंस को हम बैलेंस CD करके लिखते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इसमें से ओपनिंग बैलेंस को आप कर दें माइनस कर दें तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, जैसे हमारे वाले केस में 30,000 आई। 24 में कहता है विच आइटम वुड बी एंटर्ड इन ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कि कौन सा आइटम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर शो होगा। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो अकाउंट शो होते हैं वो सारे शेयर होल्डर्स इक्विटी के अकाउंट होते हैं, लाइक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया, डिविडेंड हो गया, जर्नल रिजर्व हो गए, इस किस्म के अकाउंट होते हैं, या प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया। डेबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं होगा, डेबेंचर इंटरेस्ट पेड ये नहीं होगा, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड फॉर द करंट ईयर। बिल्कुल सी चॉइस हमारी सही है कि जो ऑर्डिनरी डिविडेंड हमने पे किया, ऑर्डिनरी डिविडेंड प्रपोज करने से कुछ नहीं होता। प्रपोज करना तो अलग है ना कि हम प्रपोज कर रहे हैं, वो बोर्ड अप्रूव करेगा तो उसके बाद में फिर ये एंट्री पास होगी। तो सी चॉइस 24 के अंदर अगर हम देखें तो 24 की सी चॉइस जो है वो हमारी करेक्ट है कि जो ऑर्डिनरी डिविडेंड हमने पे किया वो ऑनर्स एक शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट बनेगा, क्योंकि रिटेंड अर्निंग में से इसकी पेमेंट हो रही होगी तो रिटेंड अर्निंग कम हो जाएगी और वहाँ हम इसको शो करेंगे। 25 में आते हैं। ऑन 1 जनवरी NH लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। NH लिमिटेड एक कंपनी है, वो फॉर्म्ड होती है विद द इशू ऑफ 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.50 ईच। 200 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसके और हर शेयर की वैल्यू 0.5 है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंदर इट मेड ए प्रॉफिट ऑफ $21,000। $21,000 का इसको प्रॉफिट हुआ पहले साल के अंदर। आर डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर वाज पेड। 0.02 पर शेयर जो है वो डिविडेंड इन्होंने पे कर दिया अपने शेयर होल्डर को। एंड 10,000 वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये जो 21,000 21,000 है इसमें से कुछ तो उन्होंने डिविडेंड पे कर दिया, बाकी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो डिविडेंड कितना पे किया, ये थे 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाय 0.02, क्योंकि $0.02 पर शेयर पेमेंट हुई है तो मैं 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स को 0.02 से अगर मल्टीप्लाई करूं देन आई गेट $4,000, यानी $4,000 जो है वो इन्होंने अपने डिविडेंड पे कर दिया। तो डिविडेंड जो पे किया $4,000 किया, कहता है व्हाट वाज द टोटल ऑफ रिजर्व। टोटल ऑफ रिजर्व जो है वो कितना था 25 के अंदर। टोटल ऑफ रिजर्व का मकसद आप समझ रहे हैं,
अगर वो सिर्फ मुझसे जनरल रिजर्व पूछता तो अलग बात थी। टोटल ऑफ रिजर्व जब भी आपसे पूछे आप समझ लें कि टोटल ऑफ रिजर्व का मकसद है इसमें रिटेन्ड अर्निंग भी शामिल है। टोटल रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग भी एक टाइप का रिजर्व है जो प्रॉफिट फॉर्म के अंदर कंपनी के पास पड़ा होता है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट आपने 21,000 कमाया था, 21,000 में से जो पे कर दिया आपने $4,000 पे कर दिया आपने डिविडेंड की सूरत में, तो आपके पास बचा क्या, $17,000 बचा, जिसमें से 10,000 अगर आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र भी कर दिया तो पार्ट तो वो रिजर्व का ही है ना। तो इसका मकसद है टोटल 17,000 टोटल रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है। 10,000 पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व में, इसमें से 10,000 जनरल रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है और 7,000 जो है वो रिटेन्ड अर्निंग के अंदर पड़ा हुआ है। तो रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व को मिलाएं तो टोटल रिजर्व आ जाएगा। तो 17,000 देखें वो किस चॉइस के अंदर दे रहा है, 25 के अंदर अगर आप आते हैं तो 25 की जो सी चॉइस है इसमें 17,000 इसने आपको दिया है। तो ये 17,000 जो है वो राइट चॉइस है आपकी, लॉजिक मैंने आपको समझा दी। आगे कहता है 26 के अंदर आते हैं, विच टाइप ऑफ लेबर वुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट, कौन सी लेबर जो है डायरेक्ट लेबर क्लासिफाइड होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आई हैव रिकॉर्डेड ऑलरेडी, इफ़ यू गो टू कराचीज अकेडमी यूट्यूब प्लेलिस्ट, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। पेपर 2 में बहुत सारे सवाल मैंने कराए हैं, वो आप देख लें, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए, डायरेक्ट लेबर क्या होती है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो कारपेंटर जो लोग हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट लेबर हैं। अगर ऑटोमोबाइल कंपनी है तो प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट लेबर कहलाती है। वेयर एज जो फैक्ट्री मैनेजर्स की सैलरी है, फैक्ट्री के ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनती है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो फैक्ट्री मैनेजर्स फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, फैक्ट्री ऑफिस स्टाफ तो ये फिर इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगी कि जो ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। और फैक्ट्री जो आपका जिसे कहें कि, और अगर फैक्ट्री के ऑफिस स्टाफ की अगर मैं कैटेगरी करूं और मुझे पता है कि यार ये ऑफिस से रिलेटेड ये वाले काम कर रहे हैं तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर ये कि इनकम स्टेटमेंट डिपेंड करता है इसकी डिटेल अगर दी हुई होती। लेकिन ये बहरहाल प्रोडक्शन जिसे कहते हैं डायरेक्ट लेबर ये नहीं आएगी। अलबत्ता फैक्ट्री प्रोडक्शन वर्कर्स, तो जो फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली प्रोडक्शन वर्कर्स काम कर रहे हैं ये आपकी डायरेक्ट लेबर कहलाती है। तो अगर हम देखें तो चॉइस डी जो आपको नज़र आ रही है 3 ओनली, ये बिल्कुल आपकी 26 की राइट चॉइस है। और इसकी लॉजिक मैंने आपको बताई, मेरे पुराने लेक्चर्स हैं तो ख़ास तौर पे देखिएगा, ये सब बहुत डिटेल से पढ़ा है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें जाती हैं, बैलेंस शीट क्या होती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ समझने के लिए आप समझ लें कि डायरेक्ट लेबर वो है जो डायरेक्टली काम कर रही है प्रोडक्शन से रिलेटेड। और हमारे वही सवाल में थर्ड जो दे रहा है फैक्ट्री प्रोडक्शन वर्कर्स, ये डायरेक्ट लेबर है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, मैन्युफैक्चर बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट का मकसद है डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल। फैक्ट्री ओवरहेड इसने खुद आपको दे दिया। उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस भी इसने दे दी। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनते, मैं बता के आ रहा हूँ, इसको हटा दें आप। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपको दे दिया है। कहता है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको ना फॉर्मेट जहन में होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की हेडिंग लगा दें, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट लिख दें। प्राइम कॉस्ट कितनी है 30,500, इसमें ऐड कर दें फैक्ट्री ओवरहेड 17,200, कितना आ गया 30,500 प्लस 17,200, इट कम्स 47,700। और उसके बाद इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जो माल शुरू में पड़ा हो। देखिए ये तो आपने लगाया है ना, किसी जगह आप काम कर रहे हैं, शुरू में जो माल पड़ा हुआ था जिस पे लोग काम कर रहे थे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो भी आप इसके अंदर प्लस करेंगे। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है 5,100, इसको भी प्लस कर दें।
ये आ गया 52,800। इसके अंदर से लेस करते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, ये हमें नहीं दिया हुआ है, अलबत्ता उसने हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस दी हुई है 46,000। तो ये हमें पता है कि ये सब कुछ करके जो आएगा वो 46,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कि जो माल बनाया उसकी कॉस्ट आपकी 46,000 है। ये जो 52,800 है यहाँ से आपने लेस करा होगा एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को, तो आया होगा। तो आप सिंपल करें 52,800 में से 46,000 को माइनस कर दें, तो आपके पास 6,800 बचता है। इसका मकसद है 52,800 में से अगर आपने 6,800 को माइनस किया तो फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आई 46,000 की, तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 6,800। और देखें सी चॉइस के अंदर उसने 6,800 आपको दिया हुआ है, तो यू कैन सेफली से कि 27 की जो राइट चॉइस है आपकी वो सी है। ये आपने देख लिया, फॉर्मेट अगर जहन में है तो आप आराम से निकाल लेंगे। 28 में आए, विच डॉक्यूमेंट यूज टू इन्फॉर्म एम्प्लॉइज ऑफ दियर सोशल सिक्योरिटी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, के कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे एम्प्लॉय को पता चलता है कि भाई उसका जो कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंश्योरेंस में से वो कितने पैसे कटे हैं। तो पे स्लिप। पे स्लिप क्या होती है? इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, हाउ वुड यू बी नोइंग कि क्या क्या डिडक्शन हुआ है आपकी सैलरी से। तो वो जो पे स्लिप महीने के एंड में आपको मिलेगी उसमें सारी डिटेल दी हुई होती है कि आपकी ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें ये अलाउंसेस आपको मिले हैं और इसमें से ये डिडक्शन हुई है। डिडक्शन सोशल सिक्योरिटी की भी होगी और नेशनल इंश्योरेंस, इनकम टैक्स वगैरह ये सब कुछ आ रहा होगा। तो जो पे स्लिप होती है उसमें ये सब कुछ आ रहा होता है। 28 की राइट चॉइस जो है वो सी है। 28 में सी चॉइस हो गई आपकी, आपने देख लिया। और 29 के अंदर आते हैं। 29 कहता है कि अ बिज़नेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक बिज़नेस ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। कहता है 2016 है और 2017 है, रेशोज़ आपको दी हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स की रेशो दी हुई है, 2016 के अंदर जो है 40% थी और रिड्यूस हो गया 2017 के अंदर 30% हो गई। जबकि नेट प्रॉफिट टू सेल्स की रेशो जो है वो पहले 8% था नेट प्रॉफिट की रेशो और वो 10% ये इम्प्रूव हो गई। तो कहता है वी व्हाट मे हैव कॉज द चेंजेस इन द नेट प्रॉफिट सेल्स रेशो, ये जो सेकंड वाली है नेट प्रॉफिट सेल्स रेशो जो है वो कैसे बढ़ गई। तो देखें एक्सपेंसेस हैव डिक्रीज्ड, एक्सपेंसेस हो सकता है डिक्रीज हो जाए लेकिन हो सकता है आपकी सेल्स भी बढ़ गई हो। तो सेल्स अगर बढ़ भी जाएगी और एक्सपेंसेस अगर कम होंगे आपके, तो बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट से इसका ताल्लुक होगा। तो एक्सपेंसेस क्या होंगे कि सेल्स के मुकाबले में से ए है एक्सपेंसेस हैव डिक्रीज, बी में कहता है एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, सी में कहता है द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टू सेल्स हैव डिक्रीज। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सिर्फ एक्सपेंसेस आपके अगर कम भी हो गए हैं मिसाल के तौर पर, तो कितने हुए हैं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बड़ा एब्सोल्यूट किस्म का जुमला है कि जी परसेंटेज कम हो गए तो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ेगा तो नहीं ना परसेंटेज होगी। लेकिन क्योंकि हम परसेंटेज की टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज तो वैसे ही इनकरेक्ट है, जैसे डी में भी इंक्रीज़ की बात कर रहा है। सी का जो है वो रिलेवेंट है, वो इसलिए रिलेवेंट है कि जिस रेशो से आपकी सेल्स बढ़ी है अगर उसके मुकाबले में जो परसेंटेज एक्सपेंसेस की थी प्रीवियस सालों के मुकाबले में, अगर वो इस परसेंटेज से सेल्स की परसेंटेज के मुकाबले में जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस की थी वो डिक्रीज़ हुई है, तो फिर आपका नेट प्रॉफिट टू सेल्स जो है वो एक्चुअली इंक्रीज़ होगी जाके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जहन में रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। तो परसेंटेज इंक्रीज़, परसेंटेज डिक्रीज़ जो एक्सपेंसेस की है, ये देखें लिखा है द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टू सेल्स हैव डिक्रीज। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये याद रखिएगा, एक्सपेंसेस है, अल्दो पहला वाला जो है कह रहा है एक्सपेंसेस हैव डिक्रीज, लेकिन ये एक एब्सोल्यूट जुमला है, पता नहीं कितने कम हुए हैं। तो परसेंटेज जहन में रखिएगा कि परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टू सेल्स हैव डिक्रीज, कि पर सेल्स अगर बढ़ी भी है तो सेल्स की बढ़ने वाली परसेंटेज के मुकाबले में एक्सपेंसेस की परसेंटेज कम हो गई, एक्सपेंसेस कम हो गए, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट टू सेल्स की रेशो आपको बढ़ी हुई नज़र आ रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहन में रखिएगा
क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 में आपने देखा कि 29 का सी जो है वो करेक्ट है। अब 30 के अंदर आते हैं। 30 में कहता है ट्रेडर स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ ए मशीन ओवर द ईयर विच बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज़ ऑफ दैट मशीन। एक ट्रेडर जो है वो स्प्रेड कर देता है कॉस्ट ऑफ मशीन को ओवर द ईयर्स, जिन सालों में वो इसका बेनिफिट्स ले रहा है, इसे इस्तेमाल करता है, उनका सालों में इसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर देता है। मीन्स ही इज़ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन ही जो है वो कॉस्ट स्प्रेड हो रही होती है हर साल, आपको पता है। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ बीइंग अप्लाइड, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड हो रहा है? मैचिंग प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे आप कॉस्ट का बेनिफिट्स उठा रहे हैं तो वो बेनिफिट्स जो है उसके अगेंस्ट के अंदर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और मैचिंग एक्रूवल, सी पार्ट जो है इसका सही है कि जो मैचिंग एक्रूवल प्रिंसिपल है वो सही है। बाकी ये प्रिंसिपल्स वगैरह भी मैंने बहुत डिटेल्ड से पढ़ाए हैं, आप पुराने लेक्चर्स देखेंगे उसमें नज़र आ जाएगा। इसकी जो राइट चॉइस है वो सी है, मैचिंग एक्रूवल्स के हम मैच कर रहे होते हैं कॉस्ट को उसके अगेंस्ट के अंदर, जो क्योंकि ये रेवेन्यू जो आपने अर्न किया है, कमाया है, जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप लेके जा रहे हैं, उस रेवेन्यू को अर्न करने में इस एक्सपेंस ने जो बेनिफिट्स आपको मिला है, क्योंकि मोटर व्हीकल मशीन जो है, बल्कि ये मशीन है, सॉरी, ये मशीन चली होगी तो फिर चीज़ें बनी हैं, या ये मशीन आपको प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है तो उसकी मदद से चीज़ें बन रही हैं, तो इसलिए वो जो रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जितना बेनिफिट्स इस मशीन को इस्तेमाल करने से मिला वो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के तहत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपने देखा। नाउ द पेपर इज़ ओवर। ये हमने पूरा पेपर हमारा 2018 समर का हमने कर लिया, मई जून 2018 का हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो फिर विंटर की तरफ चले जाएंगे इसी पेपर पे। पेपर 2 भी मैंने कराए हुए हैं, आई थिंक यहाँ तक 2018 तक, वो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल। 2020 कैम्ब्रिज का पेपर, 2019, 2018, ये सब मल्टीपल MCQs भी आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा पेपर 2 जो है वो भी आपको मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है। और वीडियो फॉर्म के अंदर नॉर्मली मुझे नहीं पता, बहुत सारा हो सकता है किसी जगह मिले, लेकिन ये बहुत एक ही जगह आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करें, थोड़ा हेल्प आउट करें हमें लोगों तक पहुंचाने में। इट्स ऑल फ्री। आप इसे देखें इत्मीनान से, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, बार बार प्रैक्टिस करें एंड गेट A+ इन योर एग्ज़ाम। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।